कौतिक सर। यस सर। आपको होस्ट बना दिया मैंने। ओके। कौतिक सर, ध्रुव गांधी को आपको ही को-होस्ट करना पड़ेगा, उसके 2 नाम है, तो दूसरी जगह पे को-होस्ट कर दीजिए ना, क्योंकि नाउ आई एम नो मोर द होस्ट, सो यू विल बी एबल टू। यस यस यस, डिड इट। या ध्रुव, आवाज आ रही है? यस सर। गुड। all should mention the name of your branch. Arpit Maniyar, mention the name of your branch before your name. Chirag Agrawal, mention the name of your branch OP before your name. पहले भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है सब लोगों को. No brackets to be used. I don't think you are people where instruction are to be given again and again. No brackets to be used. Use the short form before your name. Make the job simple for supervisor to take attendance. Subhanpura students should be writing SUB space your name. That's it. No bracket. Okay. OP Road students, no need of O space P. Simply OP. Don't put any space. Soumya, there is space in ONP. OP space your name. Pratap Nagar students, PNG space your name. Then Nizampura students, NZM space your name. And Karalibag students, KBG space your name. Subhanpura students, SUB space your name. Netra Sheth, rename yourself as I said. Vaishnavi Patil from OP. अपना नाम Harisha रीनेम करो। Thakur. Harisha Thakur. Bhumi Amin has not mentioned the branch name. Every lecture, Zankar. 5-7 minutes are wasted in this giving instruction again and again to this matured people of TYBCom. Zankar, OP Road। हाँ, यस, कपलेट। Heta Patel, remove bracket from OP. Simply OP space name. Harisha Thakur writes Subhanpura in beginning. SUB space your name. Netra Sheth, write SUB space Netra Sheth. Okay, rename yourselves fast. Yes, sir, you can start the session. It's already Okay, 7 sir. minutes past 11. Yeah. Good morning, all. Now, before we start with the subject, मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, because many of the students के लिए, those who are especially not from a Karalibag और निजामपुरा, उनके लिए मेरा चेहरा पहली बार होगा. हाँ, जितने कल वीडियो लेक्चर देखा उनके लिए तो I am a known faces now. तो myself कौतिक नागर, मैं एक्स लेक्चरर फ्रॉम MS यूनिवर्सिटी, एंड इस साल आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सिलेबस है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट 5th सेम एज वेल एज 6th सेमेस्टर, मैं आपको ये पर्टिकुलर पेपर पढ़ाऊंगा. नाउ, कल जो हमने वीडियो लेक्चर आपने जो देखा, वो वीडियो लेक्चर के अंदर वी कवर्ड अ कपल ऑफ टॉपिक, बट मैंने जानबूझ के आपके साथ वो सिलेबस शेयर नहीं किया था, बिकॉज आई थॉट कि व्हेन वी मीट इन अ जूम सेशन, तो एट दैट टाइम आई शेयर द सिलेबस. तो पहले आप एक बार पूरा सिलेबस लिख लो, एंड उसके बाद वी स्टार्ट विद द आवर सेशन. तो कीप योर नोट पेन रेडी. नाउ, आपका जो सिलेबस है, ध्रुव स्क्रीन विजिबल?
Yes, sir. ओके, नाउ जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 के अंदर आपके 2 चैप्टर है। एक मिनट, हाँ, देयर आर टोटल 2 चैप्टर्स आर देयर। पहला जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट्स प्योरली अ थियोरेटिकल चैप्टर, 100% थियोरेटिकल चैप्टर है, जहां से हमने हमारा सिलेबस स्टार्ट किया है। एंड सेकंड जो आपका जो टॉपिक है, दैट इज रेशियो एनालिसिस। ये 100% आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है। So in first unit, there are total 2 topics are there. Introduction to a financial management, which cover 4 theoretical questions. जबकि रेशियो एनालिसिस आपका 100% प्रैक्टिकल है। तो डेफिनेटली इन एग्जामिनेशन यू गेट अ प्रैक्टिकल। यस सुमित, Sumit from OP Road, you can unmute yourself. Wait a minute. यस सर। हाँ, आपने हैंड रेज किया था। इज देयर एनी डाउट? नहीं सर, मैंने नहीं किया। ओके, इट्स ओके। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके 2 टॉपिक है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज वेल एज रेशियो एनालिसिस। यानी एक हमारा 100% थियरी है, जबकि दूसरा आपका 100% प्रैक्टिकल। यानी फर्स्ट यूनिट के अंदर से आपको गारंटेड प्रैक्टिकल्स मिल जाएगा इन एग्जामिनेशन। नाउ अब यूनिट 2 की बात करें। सेकेंड यूनिट के अंदर देयर इज अ सिंगल चैप्टर। सिंगल चैप्टर आपका यूनिट है, वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये आपका थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, बट एज इट इज ओनली अ चैप्टर। एक्चुअली अगर आप मार्केट में जाओगे या अगर लाइब्रेरी में गलती से कभी विजिट किया ना, तो वर्किंग कैपिटल के ऊपर तो आपको पूरा टेक्स्ट बुक मिल जाता है, बट सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू उसमें से कुछ कंटेंट्स यहाँ पे कवर किए गए। लेंथी यूनिट है, बट हाँ यहाँ पे आपको थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों आपको मिल जाएगा। इन यूनिट 3 थर्ड यूनिट के अंदर आपके 2 टॉपिक है, एक है लीवरेज, जबकि दूसरा है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। लीवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, ये जो दोनों के दोनों टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू प्रैक्टिकल। एंड लास्ट हमारा जो यूनिट 4 है ना, यूनिट 4 के अंदर अगेन देयर आर 2 टॉपिक्स। एक है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड जो दूसरा है वो है कैपिटल बजटिंग। अगेन ये दोनों के दोनों आपके 100% प्रैक्टिकल। शिवम, आपके इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम लगता है? OP Road Shivam, is there any doubt? You can unmute yourself. ओके, ये जो इसका मतलब अब अगर सिलेबस के ऊपर अगर आपने फोकस किया हो, सिलेबस के ऊपर अगर आपको फोकस किया हो,
तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जो भी हमने जहां से हमने स्टार्ट किया है, इट इज ओनली अ थियोरी चैप्टर. 100% अगर थियोरी की बात करूं, इट्स ओनली अ थियोरेटिकल चैप्टर. एक मिनट, सुमित ओपी रोड, प्लीज लोअर डाउन योर हैंड. आपका बार बार वो रेज हैंड आ रहा है. आपके इंस्ट्रूमेंट में आई थिंक कोई देयर इज अ प्रॉब्लम. Excuse me, sir. Shivam, yes, you are raising your hand. Yes. हाँ, सर Yes, वो Shivam. प्रॉब्लम थी सर. सर वो प्रॉब्लम थी सर. क्या ओके. प्रॉब्लम थी? Please carry on, sir. Yeah. ओके. तो ना आउट ऑफ द टोटल सिलेबस अगर आप देखने जाओ तो देयर इज ओनली वन थियोरेटिकल टॉपिक. यानी कि अगर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू देखने जाओ, ये आपका 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. यानी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दो देयर इज वन थियोरेटिकल चैप्टर आर देयर, बट उससे आपके रिजल्ट को, आपके पेपर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. वो 100% ऑप्शन में निकल जाता है. यानी कि जिससे मैंने आपको वीडियो क्लास लेक्चर के अंदर भी बताया था कि ये ऐसा आपका सब्जेक्ट है जो आपकी मार्कशीट बनाएगा भी और बिगाड़ेगा भी. अब बनाएगा कैसे? 100% प्रैक्टिकल है, फ्यू फॉर्मूलाज, कपल ऑफ स्टेटमेंट्स आर देयर, सिलेबस इज ओवर. उससे ज्यादा यहाँ पे और कुछ नहीं है. बट बिगाड़ेगा, बिगाड़ना का मतलब ऐसा है कि अगर ये सब्जेक्ट के अंदर आपने ए ग्रेड अगर स्कोर नहीं किया तो आपने एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दिया. तो दैट इज ओनली अ कंसर्न. बाकी यहाँ पे अगर आप एवरेज रिजल्ट अगर स्टूडेंट्स का अगर आप देख लो, एवरेज रिजल्ट्स दे आर इन अ ए ग्रेड. कि अगर आप इफ यू आर गुड इन अ प्रैक्टिकल, बस कुछ फॉर्मूला, कुछ स्टेटमेंट्स है, दैट्स इट. इट इज अबाउट द सिलेबस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नाउ अगेन मैं फर्स्ट लेक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन फर्स्ट क्लास हमने जो डिस्कस किए थे, टोटली ये पर्टिकुलर फर्स्ट चैप्टर की मैं बात, देयर आर मेन 4 क्वेश्चन. 4 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं. एक वो तो हमारा इंपॉर्टेंस, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सर आपका आवाज कट रहा है. आई थिंक देयर इज सम कनेक्टिविटी इश्यूज आर देयर, नथिंग एल्स. और वो जो सुमित राव था ना सर, उसका फेक अकाउंट कोई यूज कर रहा था. ओके, सुमित का गॉट इट. चैट में आया था तो उसको मैंने रिमूव कर दिया. ओके सर, नो इश्यू. तो फर्स्ट जो हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट. सेकंड था हमारा कोर कंसेप्ट. थर्ड जो हमारा जो टॉपिक था वो था ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एंड जो फोर्थ है हमारा फाइनेंस फंक्शन. ये 4 टॉपिक, यानी कि ये 4 क्वेश्चन के आंसर, द चैप्टर इज ओवर. एंड 4 में से एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन, मैंने बोला ना, बिकॉज देयर आर 2 टॉपिक्स आर देयर. तो 15 मार्क का जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आने वाला है, तो आउट ऑफ दैट 15 मार्क्स, एक तो आपको रेशियो मार्क का 10 से 12 मार्क का सम होगा, उसके साथ 2-3 मार्क की थियरी, तो वो थियरी आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो. जबकि उसके ऑप्शन के अंदर जो हमारा क्वेश्चन होता है, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ 10 to 12 मार्क्स क्वेश्चन एक, एंड एक चांसेस ऑफ क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स. नाउ अब ये जो हमारा थियरी क्वेश्चन है, यानी अगेन ये मेरा कॉमन डायलॉग है हमेशा हर बैच के लिए कि इफ यू गो विथ 100% प्रैक्टिकल, अगर आपने 100% अगर प्रैक्टिकल अटेम्प्ट किया, मिनिमम यू कैन स्कोर 80% मार्क. हाँ, मिड सेम के लिए तो फ्यू थियरी क्वेश्चंस आर देयर, बट अदरवाइज वहां पे ऐसा कोई इश्यू नहीं है. वो थियरी यानी कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू हमें सिर्फ थोड़ा बहुत थियरी पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज पूरे सब्जेक्ट के अंदर आपको प्रैक्टिकल 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 ही मिलेगा. नाउ अबाउट आवर सब्जेक्ट, हमारे सब्जेक्ट के लिए अगर हम बात करें तो हमारे सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नाउ फाइनेंस यानी कि वी डील विथ मनी, एंड मैनेजमेंट यानी यहां पे हम बात करेंगे
डिसीजंस के बारे में। तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा बाय कीपिंग मनी इन अ माइंड, सिर्फ पैसों के बारे में सोचना है। एंड अभी जो सोचना है ना टीवाई बीकॉम में, हमें सोचना है मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था एफवाई बीकॉम के अंदर हमने आपको अकाउंटेंट बनाया, सेकंड ईयर बीकॉम के अंदर आपको टैक्स कंसल्टेंट बनाया, कॉस्ट अकाउंटेंट बनाया, अब आप मैनेजर हो। तो यहाँ पे आप जो भी आंसर लिखते हो बाय कीपिंग अ मैनेजर टॉप ऑर्डर इन अ माइंड, तो जो मनी Hello. मेकिंग जो डिसीजन है। Hello, Yes? hello, हाँ hello, हाँ बोलो, hello, हु इज देयर? hello, यस शिवम, hello, यस बेटा, hello. Is anybody speaking? Hello, कौतिक सर बोल रहा हूँ, बोलो बेटा क्या डाउट है आपको? hello. Is anybody speaking? बेटा आपके इंटरनेट के अंदर इश्यू है, उसकी वजह से आपको आवाज नहीं आ रही है। Hello. ओके, तो नाउ यहां पे हम जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन किसके पॉइंट ऑफ व्यू होंगे? मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कि पैसा तो फाइनेंस मैनेजर का सबसे पहला काम ही क्या है? यहां पे हम सबसे पहले कि व्हेनेवर देयर इज अ फाइनेंस मैनेजर इज देयर इन अ कंपनी, उसका काम है व्हेनेवर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड, जब जब पैसों की जरूरत हो वो पैसा लाने का काम किसका? फाइनेंस मैनेजर का। तो दैट इज अ फर्स्ट टास्क। एंड दूसरा टास्क क्या होगा कि वंस द मनी इज रेज्ड, एक बार पैसा आ गया तो अब उसको एफिशिएंटली यूज करना है। एंड हम उसको यूज कैसे करना है? वी हैव टू यूज द मनी इन अ सच ए वे दैट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स आर इंक्रीज। यानी कोई भी होगा तो जहां पे भी जो भी डिसीजन लिया जाता है, तो यहाँ पे जो डिसीजन लेना है वो मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। अकाउंटेंट का मेनली फोकस किसके ऊपर होता है? द वर्ड प्रॉफिट ओनली। बट हियर व्हेनेवर यू टेक द डिसीजन, व्हेनेवर यू टेक द डिसीजन इन एफएम, वो डिसीजन लेने के लिए देयर आर सर्टेन बेसिस, एंड वो बेसिस के ऊपर वो कंसेप्ट्स के ध्यान में रख के हम डिसीजन लेंगे। एंड वही हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कवर भी किया था कि वो 4 क्राइटेरिया कौन कौन से थे। पहला था हमारा कैश फ्लो, सेकंड वी डिस्कस अबाउट टाइम वैल्यू, थर्ड जो हमारा था वो था रिस्क एंड रिटर्न, एंड फोर्थ वो जो हमारा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये सारी चीज मैं आपको सिर्फ ब्रीफ के अंदर बता देता हूं कि कैश फ्लो, बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर वी आर डीलिंग विद द कैश, वी आर डीलिंग विद द मनी। क्या आप मुझे बताओ कि अगर आपका प्रॉफिट अगर पूरे साल के अंदर इफ यू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख, क्या आपका बैंक बैलेंस 5 लाख होगा? सुमित, ओपी रोड, यस सर, क्या हुआ? अगर आपने पूरे साल के अंदर 5 लाख का प्रॉफिट अगर अर्न किया है तो क्या आपका बैंक बैलेंस 5 लाख होगा? यस और नो? यस। यस, ओके। नाउ तो मैं आपको एक ट्रांजैक्शन देता हूं कि पूरे साल के अंदर, ध्यान से समझना, मैं आपको एक रफ यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाता हूं। ये हमारा एक ट्रेडिंग अकाउंट है, सॉरी, हाँ, ये जो मैं एक अकाउंट, एक रफ अकाउंट में ड्रॉ कर रहा हूं। मान लो पूरे साल का हमारा जो सेल्स है, सेल्स इज अमाउंटेड टू ₹15 lakhs। अब ये जो 15 lakhs का जो सेल्स है, ये जो 15 lakhs का सेल्स है, ये पूरा का पूरा क्रेडिट सेल्स है। नहीं, ये तो पूरा का पूरा क्रेडिट सेल्स है। एंड सामने जो हमारे परचेज एंड एक्सपेंस है, परचेज एंड एक्सपेंसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग एंड P&L बोथ, इट कम्स टू 10 lakhs। तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा? 5 lakhs। 5 lakhs रुपीज ऑफ द प्रॉफिट, जो मैंने आंसर दिया। तो देयर इज अ 5 लाख रुपीज ऑफ द प्रॉफिट, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट तो है।
ओपी वॉइस इज नॉट कमिंग। मेरा आवाज आ रहा है ध्रुव? Yes, sir. ओके हाँ, तो जिसको नहीं आ रहा है वहां पे कनेक्टिविटी का थोड़ा इश्यू होगा। ओके तो देखो यहाँ पे 5 लाख का मुझे प्रॉफिट तो हो गया, बट यहाँ पे मैंने जो सेल्स किया तो वो पूरा का पूरा सेल्स कौन सा था? क्रेडिट सेल्स। एंड इफ क्रेडिट सेल्स किया है तो इज देयर एनी कलेक्शन ऑफ मनी? No, sir. नो। व्हाट इट मीन्स कि 5 लाख का प्रॉफिट का मतलब जरूरी नहीं है कि हमारे पास 5 लाख रुपए आ गए। हाँ, if this 15 lakh rupees is collected during the year, यानी कि बैंक बैलेंस में more or less compared to a profit, यानी profit is not is equal to a cash balance. Clear? Yes, sir. तो whenever we took the decision, अब आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो, तो whenever we take the डिसीजन लेने के टाइम पे हमें फोकस किसके ऊपर करना है? वर्ड प्रॉफिट नहीं, वर्ड कैश के ऊपर। बिकॉज आपको बिजनेस अगर आपने नया डाउट है सर, ईशान को डाउट है, इज रेजिंग। यस ईशान एंड विकास फ्रॉम ओपी रोड। यस प्लीज ईशान एंड विकास, अनम्यूट योरसेल्व्स Unmute एंड आस्क द डाउट। ईशान स्पीक समथिंग। एंड ईशान वीडियो चालू करो। व्हाई पीपल हैव केप्ट द वीडियोस ऑफ? ऑल ऑफ यू स्विच ऑन योर वीडियोस। ईशान Sir, I am having fart. Too much fart in my stomach. सर कोई इश्यू है उसकी वॉइस में? आप कल कैरी ऑन करिए। ओके, नॉट एन इश्यू। तो जैसे भी यहाँ पे मैंने बताया कि प्रॉफिट इज नॉट इज इक्वल टू अ कैश बैलेंस। प्रॉफिट इज नॉट इज इक्वल टू कैश बैलेंस। तो बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर, प्रॉफिट के साथ साथ हमें फोकस किसके ऊपर करना है? कैश के ऊपर। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन नीड अ फंड्स, वो ऑपरेशन के लिए हो, परचेज ऑफ एसेट्स के लिए हो, पेमेंट टू क्रेडिटर्स या सप्लायर, जो मनी के जो सप्लायर है लाइक डिबेंचर होल्डर्स हो या बैंक हो, वी नीड अ फंड। तो व्हेनेवर यू टेक एनी डिसीजंस, डिसीजन लेने के टाइम पे यू हैव टू फोकस ऑन अ वर्ड कैश। कि व्हेनेवर यू टेक द डिसीजन, आपको चेक करते रहना है कि देयर इज ऑलवेज अ सरप्लस ऑफ द कैश। एंड ये सरप्लस का मतलब एक्सेस अमाउंट ऐसे नहीं है कि मुझे 5,000 की जरूरत है तो मैं 15,000 रखे छोड़ू। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हमें सफिशिएंट कैश ऑन हैंड होना चाहिए। सफिशिएंट कैश का मतलब क्या हुआ कि व्हेनेवर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड, आपको जब जब जितनी जरूरत हो उतना कैश आपको अपने पास रखना है। मींस यू व्हेनेवर यू टेक द डिसीजंस, आपको यू हैव टू ट्राई टू मैच द इनफ्लो विद द आउटफ्लो। जैसे कि अगर हमने बिल्डिंग परचेस किया, अब अगर आपने बिल्डिंग परचेस किया है तो देयर इज अ इमीडिएट आउटफ्लो। 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख एक साथ चले जाएंगे, जबकि उसका इनफ्लो, वो बिल्डिंग हम बिजनेस के अंदर यूज करेंगे तो वहां से हमें इनकम जनरेट होगा। तो यहाँ पे आउटफ्लो होगा इमीडिएटली एंड इनफ्लो होगा इंस्टॉलमेंट के अंदर। बट उससे उल्टा, अगर आपने बैंक से लोन लिया है, तो लोन के केस में क्या होगा? पैसा एक साथ आ जाएगा लमसम, बट उसका इंस्टॉलमेंट, उसका इंटरेस्ट वो हम इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। तो बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर, जब आप डिसीजन लेते हो तो आपको ये इनफ्लो एंड आउटफ्लो करना है एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ कि कभी भी आपका कैश फ्लो नेगेटिव ना हो जाए, यानी कि देयर इज ऑलवेज अ सरप्लस ऑफ द फंड। सेम वे इन केस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के वैल्यू ऑफ ₹1। यस विकास अनम्यूट योरसेल्फ। ओपी रोड विकास। ओके, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब वैल्यू ऑफ ₹1 इज नॉट सिमिलर टू अ वैल्यू ऑफ ₹2 मोर। मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, ध्यान से समझना। आपने एक इन्वेस्टमेंट किया है, ₹1 लाख का। अब आपके पास ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन थे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2।
ऑप्शन जो 1 है, ऑप्शन 1 गिव्स यू अ प्रॉफिट लाइक, ये यहां पे मैं लिख देता हूं ईयर, की इंफॉर्मेशन है। तो ऑप्शन 1 के अंदर पहले साल के अंदर रिटर्न है आपका 10,000, देन 12,000, 15,000, एंड फोर्थ ईयर के अंदर वो है 20,000। ये आपका एक ऑप्शन है। यहाँ पे टोटल आपको कितना मिलेगा? 10 + 12 22, 32, 37 एंड 57,000 आपको 4 साल के अंदर रिटर्न मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ कैश। जबकि दूसरा जो प्रपोजल है, रिटर्न सेम है बट ऑर्डर ये है 20,000, 15,000, 12,000 एंड 10,000। अगेन टोटल तो कितना आएगा? 57,000। नाउ अब मुझे बताओ कि विच ऑप्शन इज बेटर। टाइम वैल्यू का कंसेप्ट आपने कल लेक्चर के अंदर लर्न किया था, आपने सुना था। नहीं विकास, देखिए आवाज नहीं आ रही थी बेटा। तो इन दैट पर्टिकुलर केस, से फॉर एग्जाम्पल ध्रुवी सुभानपुरा। सर ईशान को अनम्यूट किया है। ईशान यस। 47 जुड़ गई। सर ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। गब्बरू दे नाल 47 जुड़। What was the issue? I don't know. ओके मैंने सबको म्यूट कर दिया है। नाउ मैं ही बारी बारी सबको अनम्यूट करूंगा। चलो, सुभानपुरा दिशिता। बेटा अनम्यूट करो। यस सर। दोनों में से आप कौन से ऑप्शन के लिए जाओगे? ऑप्शन 2। रीजन? उसमें रिकवरी जल्दी मिल जाएगी। उसमें रिकवरी जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट ही क्या कहता है? अर्ली इज ऑलवेज बेटर। अर्ली इज ऑलवेज बेटर, यानी दोनों ऑप्शन दे तो 57,000 ही रहा है। ये तो उसके जैसा ही हुआ कि आज आपके फ्रेंड की पार्टी है, बर्थडे है, हमने बोला पार्टी नहीं, पार्टी अभी नहीं, 1 महीने के बाद, जब ये लॉकडाउन, ये कोविड सब नॉर्मल हो जाएगा तब हम पार्टी करेंगे। नहीं यार, आज की पार्टी और कल की पार्टी, विच ऑप्शन इज ऑलवेज बेटर? करंट। बिकॉज ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, प्रेजेंट कंजम्पशन इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी कंपेयर टू अ फ्यूचर कंजम्पशन। तो राइट, हमेशा अगर आपको ये, अगर ऑप्शन सिचुएशन अवेलेबल है कि रिटर्न दोनों के अंदर सेम है, हाँ अगर प्रॉफिट अगर अलग अलग होता तो वो एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करते, बट जब अगर प्रॉफिट अगर हमारा सेम है एंड अगर टाइमिंग्स अगर अलग अलग है, ओके विकास हैविंग सम इश्यू, उन्होंने पर्सनल के अंदर मैसेज कर दिया है, नॉट एन इश्यू। तो अगर रिटर्न अगर दोनों का प्रोजेक्ट का अगर सेम है बट इफ द टाइमिंग ऑफ द इनफ्लो इज अ डिफरेंट, हमें कौन से ऑप्शन के लिए जाना चाहिए? द ऑप्शन विच गिव्स अ अर्ली रिटर्न, यानी यहाँ पे पहले हमारा इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा या हमें इनिशियल स्टेज पे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वी हैव टू ऑलवेज गो विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। क्लियर? ओके, किसी का मैसेज आया? विकास, आप मुझे पर्सनल में कॉल करके आप अपने डाउट क्लियर कर लेना, बिकॉज देयर इज सम इश्यू विथ योर हैंडसेट। ओके, नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था अबाउट द रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न, रिस्क एंड रिटर्न का मतलब क्या हुआ? डिफरेंस इन अ फ्लक्चुएशन। प्रॉफिट के अंदर जो फ्लक्चुएशन आता है, अगेन मैं आपको बताता हूं, सेम हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना है? हमें इन्वेस्ट करना है 1 लाख रुपए, हमें इन्वेस्टमेंट करना है 1 लाख रुपए, एंड 2 अल्टरनेटिव्स आर देयर। 2 ऑप्शन आपके पास है। एक है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आपको जो मिल रहा है प्रॉफिट फर्स्ट ईयर के अंदर 10,000, सेकेंड ईयर के अंदर 15,000 एंड थर्ड ईयर के अंदर
20,000। तो टोटल आपको रिटर्न कितना मिलेगा? 45,000। क्लियर? जबकि दूसरा जो हमारा अल्टरनेटिव है, पहले साल रिटर्न 0, सेकेंड ईयर के अंदर 15,000, थर्ड ईयर के अंदर 30,000। अगेन टोटल रिटर्न कितना? 40। फर्क क्या है? इनफ्लो का। अब इनफ्लो जो हमें अलग अलग जो मिल रहा है, ओपी रोड पराग, अनम्यूट कर अपने आप को बेटा। Yes, विच sir. ऑप्शन इज बेटर, फर्स्ट और सेकंड? First one, sir. फर्स्ट वन। रीजन? Because recovery rate अच्छा है सर उसके अंदर। क्यों? तो दूसरे में भी है ना, 0 सर वहां उसके पे अंदर डबल हो रहा है, 0 का 15 हुआ, 15 का 30 हुआ। सर पर उसके अंदर फर्स्ट ईयर में तो हमको मिल ही नहीं रहा है, इन्वेस्ट किया है तो। हाँ, पर जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके अंदर पहले ही साल में हमको 10,000 मिल रहा है और सेकेंड ऑप्शन में मिल भी नहीं रहा है। ओके। तो सपोज मैं यहाँ पे, चलो मैं चेंज करता हूं थोड़ा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 5,000 एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूं 10,000। अब बोलो। तो भी सर ऑप्शन 1। रीजन? सर रिकवरी रेट उसका ज्यादा है ना, 10,000, 50,000 एंड 20,000। हाँ। एंड सेकेंड ऑप्शन में 5,000, 10,000 एंड 30,000। बट यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ना, वो हम बात क्या कर रहे हैं? वी आर फोकसिंग ऑन रिस्क एंड रिटर्न। अब यहाँ पे जो हमारा जो प्रॉफिट बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो, देयर इज अ इंक्रीमेंट ऑफ 5,000, यहाँ पे भी देयर इज अ इंक्रीमेंट ऑफ 5,000, यानी कि एक स्टेडी रेट से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। जबकि यहाँ पे 5 का और यहां से यहाँ पे हो गया तो 20,000 का। मीन्स जहां पे फ्लक्चुएशन ज्यादा हो, अगर किसी को अगर शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज हो, तो आपको पता होगा कि वहां पे शेयर मार्केट के अंदर देयर आर ए ग्रुप ऑफ कंपनी, बी ग्रुप ऑफ कंपनी और जेड ग्रुप ऑफ कंपनी। अब ए ग्रुप ऑफ कंपनी जो होती है, ब्लू चिप कंपनी जब जिसको हम बोलते हैं, वो हमेशा शेयर मार्केट के साथ चलती है, मोर और लेस। हाँ, अगर कोई न्यूज बेस्ड ना हो तो, कि अगर शेयर मार्केट बढ़ा तो नॉर्मली सारे कंपनीज के प्राइसेस बढ़ते हैं, शेयर मार्केट अगर कम हो गया तो सारे प्राइसेस कम हो जाते हैं, नॉर्मली उसके रेंज में रहते हैं। जबकि जेड ग्रुप की जो कंपनी होती है ना, वो न्यूज बेस्ड होती है, ऑपरेटर बेस्ड होती है, तो वहां पे फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है। तो व्हेनेवर यू टेक द डिसीजन, बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर, हमें डिसीजन इस तरीके से लेना है कि जहां पे फ्लक्चुएशन कम हो। क्योंकि अगर मान लो अगर म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड क्या करते हैं? पब्लिक से पैसा कलेक्ट करके वो लोग इन्वेस्ट कहां पे करते हैं? दे इन्वेस्ट द मनी इन अ शेयर मार्केट। तो म्यूचुअल फंड वाले कौन सी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे? म्यूचुअल फंड वाले जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कौन सी कंपनी के अंदर करेंगे? ए ग्रुप के अंदर कि जेड ग्रुप के अंदर? सेकेंड ग्रुप के अंदर सर। They always prefer a blue chip company, A group company. Why? It's because of कि वहां पे कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि मार्केट के साथ वो लोग चलते हैं। जेड ग्रुप में तो लाख के 12 या 12 के लाख, कल हो ना हो वो वाली सिचुएशन हो जाती है। तो देयर माइट बी अ चांसेस, यानी कि बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर, जब आपके पास अगर कोई ऑप्शन हो, कि आपके पास दो अल्टरनेटिव है एंड रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर, तो हमें ऐसे ऑप्शन के लिए जाना चाहिए कि जहां पे कंसिस्टेंसी ज्यादा हो, जहां पे कभी रिस्क तो जीरो हो ही नहीं सकता। व्हेनेवर यू टेक एनी डिसीजन, कोई बिजनेस में रिस्क ना हो ऐसा हो नहीं सकता, बट आपको अपनी रिस्क बेरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आपको वो पर्टिकुलर डिसीजन लेना है। एंड जो लास्ट हमारा था वो था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि आज आपके पास जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है, आपके पास जो एक मिनट, हाँ, तो वट एवर द ऑप्शंस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू यू, अब नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव का जो ऑप्शन है
नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव का जो आपका प्रॉफिट है, जो आपके रिसोर्सेज है, दैट इज कॉल्ड एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर ऑप्शन। से फॉर एग्जांपल है सेकंड ईयर बीकॉम के अंदर जब आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन दिया गया था, तब आपके पास चॉइस था कि वेदर आई गो विद द अकाउंट और आई गो विद द एचआर। अब जो स्टूडेंट्स ने अकाउंट ऑप्ट किया, जो स्टूडेंट ने अकाउंट ऑप्ट किया, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा कि एचआर सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स थे, जो भी एडवांटेजेस थे, अब उनको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? बिकॉज हमने तो क्या लिया है, अकाउंट लिया है। तो दैट बेनिफिट्स ऑफ एचआर इज an opportunity cost for a student who opt for account। जिन स्टूडेंटों ने अकाउंट ऑप्ट किया है, तो वहां से मिलने वाले जो बेनिफिट्स है, कहां से, एचआर से मिलने वाले बेनिफिट, वो उनको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने एचआर सिलेक्ट नहीं किया है। तो वी हैव टू ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द कॉस्ट। फाइनेंस के अंदर भी ऐसा ही है कि आपके पास 1 लाख रुपया पड़ा है, यू कैन इन्वेस्ट 1 लाख इन अ सेविंग अकाउंट, you can invest 1 lakh in a fixed deposit, you can go for a debenture, you can go for a equity share। अब चलो शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाना है, शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाओगे, आपके पास 2 अल्टरनेटिव है, we can go with Bank of Baroda, we can go with SBI, we can go with Reliance, we can go with the Tata। हमने भाई रिलायंस कंपनी मार्केट के अंदर ज्यादा है, जीरो डेप्ट, 5G कनेक्शन, एन नंबर ऑफ द अनाउंसमेंट्स आर मेड बाय द रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। हमने इन्वेस्टमेंट किया रिलायंस कंपनी के अंदर। हम चाहे तो टाटा के शेयर्स खरीद सकते थे, बट हमने ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट किया, रिलायंस। अब आप रिलायंस कंपनी में कब तक बने रहोगे, कब तक आप अपने शेयर्स नहीं बचोगे? जब तक रिलायंस कंपनी टाटा की कंपैरिजन में आपको ज्यादा डिविडेंड देगी, ज्यादा एप्रिसिएशन इन मार्केट प्राइस देगी। अगर मान लो कि रिलायंस कंपनी की कंपैरिजन में अगर टाटा शेयर्स के प्राइसेस अगर जल्दी से बढ़े, ज्यादा बढ़े, उन्होंने डिविडेंड ज्यादा दिया, उन्होंने बोनस शेयर डिक्लेयर किया, लोग क्या करेंगे, रिलायंस कंपनी के शेयर्स बेच के दे स्विच टू अ टाटा। यानी कि आपको अपने इन्वेस्टर्स को अपने पास बनाए रखने के लिए आपको उनको उतना रिटर्न तो देना ही पड़ेगा जो उनके पास अदर अल्टरनेटिव्स है। तो बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर वी हैव टू ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो whenever you make a valuation, and again ये पूरा का पूरा थियरी चैप्टर आगे आने वाले चैप्टर्स के प्रैक्टिकल के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो ये सब्जेक्ट, बाकी कौतिक सर का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दोज हु आर फ्रॉम कारेली बाग और निजामपुरा, उनको मेरा डायलॉग याद है कॉस्टिंग के अंदर, 100% प्रैक्टिकल वर्सेस 100% थियरी। अगर यहाँ पे आप थियरी नहीं भी पढ़ते बट सब्जेक्ट को, हाँ वर्ड क्या था, 100% प्रैक्टिकल। 100% प्रेक्टिकल तो पूछेगा ना, पर सर सम्मा प्रॉब्लम થાય છે, કોઈક ને કોઈક લોચો તો વાગી જ જાય છે। हाँ, तो अगर प्रॉब्लम होता है तो आपको थियरी पढ़ना कंपलसरी। तो अगर वैल्यूएशन की अगर हम बात करें, भाई कौन सी फर्म की वैल्यू ज्यादा, जहां पे पॉजिटिव कैश फ्लो ज्यादा होगा, जहां पे whatever the flow are there, whatever the returns are there, it is on a earlier basis, यानी early is always better। जहां पे रिस्क एंड रिटर्न मॉडरेट हो, जीरो की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, कहीं पे रिस्क या रिटर्न ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बट रिस्क उतना हो जितना हम बेयर कर सके, हमारी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी के ऊपर हो, एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जहां पे अगर मिनिमाइज हो, वो फर्म की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था। जो सेकंड लेक्चर आप देखने वाले हो, वहां पे भी यही चारों कंसेप्ट आपको यूजफुल होंगे, बिकॉज वहां पे हमारा जो सेकंड लेक्चर जो है, इट इज अबाउट द ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव फाइनेंस मैनेजर का क्या होना चाहिए, आइदर फोकस ऑन अ प्रॉफिट और आइदर फोकस ऑन अ मार्केट प्राइस। अब ये दोनों के ऊपर में से किसके ऊपर ज्यादा फोकस करें, एंड वहां पे जो कंपैरिजन है, वो कंपैरिजन भी कैश फ्लो, टाइम वैल्यू एंड रिस्क रिटर्न के बेस के ऊपर ही है। यानी ये जो तीन कंसेप्ट है, कैश फ्लो, टाइम वैल्यू, रिस्क रिटर्न, ये तीनों कंसेप्ट आने वाले वीडियो लेक्चर में भी आपको यूजफुल होंगे। यानी वहां पे भी द डिस्कशन रिमेन सेम, बट वहां पे ये जो पॉइंट डिस्कस किया है, दोस पॉइंट्स आर डिस्कस्ड इन अ स्लाइटली डिफरेंट मैनर। क्लियर? तो ये था आपका फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो हमने कल डिस्कस किया था। नाउ अगेन
अब अगर किसी को कोई डाउट क्वेरी हो तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन रेज योर डाउट वन बाय वन. अगर फर्स्ट लेक्चर में से अगर किसी को अगर कोई पर्सनल डाउट या क्वेरी अगर हो तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क योर डाउट. एनीवन? ना सर बधु ज आवड़े ज अमने तो कोई ज डाउट नहीं, कोई ज क्वेरी नहीं. सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला समझ में नहीं आया. ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आज अगर आपके पास 100 रुपए है एंड हम जाते हैं मैकडोनाल्ड, सर खाने का नाम ना लो, बाकी वो सब कुछ लो. तो अगर हम मैकडी में जाएंगे, अब हमें तो खाना है सिर्फ एक बर्गर, बट जैसे ही वहां पे हम खड़े रहेंगे कि भाई एक पर्टिकुलर एक स्पाइसी बर्गर हमें ऑर्डर कर दो, तो वहां पे जो ऑर्डर लेने वाला बंदा है ना, वो आपको अलग अलग कॉम्बो ऑफर करेगा कि सर इसके साथ अगर आप 10 रुपया 25 रुपया ऐड करोगे तो फ्रेंच फ्राइज आ जाएगा, और 25 रुपया ऐड करोगे तो कोल्ड ड्रिंक आ जाएगा. अगर एक ऑप्शन के अंदर जाते हो तो फ्रेंच फ्राइज, बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक 3 चीज आती है, जबकि दूसरे में जाते हो तो बर्गर के साथ कॉफी आता है. अब हमारे पास 2 अल्टरनेटिव है, दोनों की कॉस्ट सेम है, बट वन थिंग इज श्योर कि अगर आपने एक कॉम्बो ऑफर सिलेक्ट किया, यू कैन नॉट गो फॉर अनदर कॉम्बो. यानी कि अगर आपने बर्गर के साथ अगर कोल्ड ड्रिंक सिलेक्ट किया है, कंफर्म आपको कॉफी पीने का चांस नहीं मिलेगा. तो एक ऑप्शन सिलेक्ट करने की वजह से जो दूसरा अल्टरनेटिव आपका ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है. तो बेनिफिट्स, वो जो कॉफी के जो मजा था, वो कॉफी का मजा, इट इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर अ कोल्ड ड्रिंक. क्यों? बर्गर तो दोनों उसमें आपको मिलने ही वाला है, बट कोल्ड ड्रिंक लोगे तो कॉफी नहीं मिलेगा, कॉफी लोगे तो कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगा. सर अभिषेक सर कयो सब्जेक्ट લે છે? અભિષેક સર નું જ ખબર છે કે અભિષેક સર કયો સબ્જેક્ટ લે છે. એની અધર डाउट पूछो तो मेरे सब्जेक्ट के रिलेटेड पूछो भाई. हाँ, और कोई? सर जल्दी छोड़ो, मम्मी जम्मा माटे बोलावे छे. ओके, तो अगर किसी को अगर कोई पर्सनल डाउट या क्वेरी ना हो, यू कैन लीव द रूम. एंड अगर जिसको कोई डाउट या क्वेरी है